दोस्तों, इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी के इस 6वें एपिसोड में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से एक और विनती करता हूं मैं कि आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक करिए। तो मैं इस एपिसोड में आप लोगों के साथ में जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और वो आपको इंजीनियर या डिप्लोमा की जो भी बी या डिप्लोमा की डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद में अगर आपको जॉब मिल चुका है तो उसके बाद में ये पहला अवसर होगा जब आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली है और आप इंजीनियर बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जिन चीज़ों को आपने पढ़ा है उन चीज़ों को आज आप रियल लाइफ में देखने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सरप्राइज भी हो जाएंगी उसमें। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका जॉब में अगर एक बार सिलेक्शन हो गया है तो नॉर्मली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इनमें ट्रेनिंग का अपना उनका एक सिस्टम होता है, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। उसमें वो अलग तरीके से आपको कुछ ट्रेनिंग देते हैं जिसमें ओरिएंटेशन भी होता है, आपको उनके बारे में जानकारी भी देते हैं, सब चीज़ें वो करते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइज वे में ट्रेनिंग दे रही है तब तो ठीक है, उसके बाद भी। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन किसी क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेट में कोई ट्रेनिंग नहीं दे रही है, एक फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दे रही है, आपको सीधा रिक्रूटमेंट के बाद में एक दिन इंट्रोडक्शन कराया, सबके ओरिएंटेशन दिया और उसके बाद में आपको जॉब पे लगा दिया, तो मैं आपको एक ट्रेनिंग का 10 दिन का आपको मैं पूरा एक बहुत ही उम्दा प्रोग्राम देने वाला हूँ जिसमें आप अपने आप को सही तौर पर एक इंजीनियर बनाएंगे। मैं आपको पूरे प्रोग्राम को टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करूँगा। मतलब जैसे पहला 2 दिन, उसके बाद 2 दिन, उसके बाद फिर 2 दिन, फिर 2 दिन, फिर 2 दिन, मतलब 2-2 दिन के 5 स्लॉट में मैं आपको एक पूरी तरह से एक उस प्लांट का सही इंजीनियर बनाने का प्रयास करूँगा। ओके, तो पहला जो मैं आपको इस एपिसोड में आपके साथ में पहले 2 दिन जो है वो मैं आपके साथ उसका प्रोग्राम डिस्कस करने वाला हूँ कि आप इन 2 दिनों में आप क्या करेंगे। दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, कंपनी की कुछ पॉलिसी होती है, कंपनी का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कंपनी उस ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करने के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाती है, सर्विस देती है और उसको मार्केट करती है और उससे रेवेन्यू जनरेट करती है। ठीक, अभी आप पहले दिन जो है सबसे पहले आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक समझने की कोशिश करिए। उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक बिजनेस क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट को समझिए पहले कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चार्ट में मतलब क्या क्या डिविज़न्स हैं, क्या क्या डिविज़न्स क्या क्या फंक्शन करते हैं, वो एक चार्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मिल जाएगा कंपनी से। दूसरा, आप ये समझने की कोशिश करिए कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट या उसकी सर्विस इट इज़ इंटेंडेड फॉर होम, मतलब
डायरेक्ट ओपन मार्केट के लिए है या आपका कोई क्लाइंट है उसको आप दे रहे हैं। तो जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी उसमें मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस कंपनी के अंदर जिसमें आपने ज्वाइन किया है, आप उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप वहाँ से लेंगे, आप एक कसम खा लें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसको आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे। मतलब यू हैव टू बी फेथफुल विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जो भी सीखेंगे वो सिर्फ कंपनी के बेनिफिट के लिए, नॉट फॉर शेयरिंग विद एनीबडी आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो मैंने आपको बताया कि दूसरा जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था आपको कि आप कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में समझिए, प्रोडक्ट के बारे में जानिए। तीसरा, आप उसका जो प्रोसेस है उसको समझिए। अगर आप किसी कंपनी के अंदर प्रोसेस का चार्ट भी होता है, फ्लो चार्ट होता है, तो आप उस फ्लो चार्ट को भी समझिए उसके अंदर। अगर आपने ये पूरा देख लिया, समझ लिया, मतलब ऑन पेपर ये, और उसके बाद में आप एक कंपनी के अंदर एक राउंड लीजिए, किसी जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसके गाइडेंस में आप जाइए। सबसे पहले एक सरसरी नज़र आप पूरे उसके रॉ मटेरियल जहाँ उसका आता है वहाँ से लगा के उसका फिनिश गुड जहाँ आता है, मतलब इस बीच में आप रॉ मटेरियल स्टोर में आया, वहाँ से वेयर हाउस में, मतलब जो वेयर हाउस में गया, वेयर हाउस से वहाँ से किसी तरीके से उसको स्टोरेज किया गया है, वो स्टोरेज देखिए आप कैसे स्टोर किया गया है। फिर उसके बाद में वहाँ से वो शिप होके और आपके प्रोसेस प्लांट में आएगा। प्रोसेस प्लांट में आएगा, वहाँ पर कुछ प्रोसेस होगी, कन्वर्सन की होगी, या फिर उसको कुछ भी क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग होगी, डिपेंड अपॉन कौन सी टाइप की इंडस्ट्री है वो। अगर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है तो वहाँ कुछ मशीनिंग होगा या कुछ भी इस टाइप से कुछ ऑपरेशन, यानी सम वैल्यूएडिशन इज़ देयर जो वहाँ होता है बेसिकली। वो होने के बाद में वो आपका इंस्पेक्शन होता है, उसका ऑनलाइन इंस्पेक्शन भी हो चुका होगा शायद, और फाइनल इंस्पेक्शन होगा क्वालिटी से। बाद में वो कुछ पैकिंग भी प्रोसेस होगा, उसका पैकिंग होता होगा। पैकिंग होने के बाद में वापस वो आपका फिनिश गुड वेयर हाउस में जाएगा। तो ये आप जो मैंने बताया आपको, एक सरसरी नज़र आप प्लांट के अंदर देखिए, एक देखिए कि आपका क्या रॉ मटेरियल है, कौन सा रॉ मटेरियल है, कैसे उसको स्टोर किया गया है, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करके वहाँ लाया जा रहा है वेयर हाउस से प्लांट के अंदर। प्लांट में क्या मशीनरी हैं जिनके ऊपर प्रोसेस हो रहा है। पूरे प्रोसेस को एक बार देखिए कि उसका फ्लो कैसे, मतलब रॉ मटेरियल कैसे प्रोसेस हो रहा है और वो फाइनल प्रोडक्ट में बन रहा है, और कौन कौन सी स्टेज से पास हो रहा है, कौन कौन सी मशीनों पे उसका प्रोसेसिंग हो रहा है। तो एक सरसरी नज़र आप पहले आप उसको दे लीजिए। तो इस पहला दिन आपका इन्हीं चीज़ों में शायद निकल जाएगा। अगर डिपेंडिंग अपॉन, अगर वो बड़ा प्लांट है तो घूमते घूमते आपका एक से ज़्यादा दिन भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आप थोड़ा थोड़ा पहले एक बार सरसरी नज़र आप उनको देख लीजिए। दूसरा दिन जो है आपका वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उस दिन आप अपने आप को सही में इंजीनियरिंग जो आपने पढ़ी है उससे रूबरू होने वाले हैं। दूसरे दिन आप अपनी डायरी पेन लेके, जो भी आपका लिखने का, नोट करने का तरीका है, आप यू स्टार्ट फ्रॉम वेयर हाउस, रॉ मटेरियल कैसे आता है, कैसे वहाँ पर उसको स्टोर किया जाता है, नोट डाउन कौन कौन से रॉ मटेरियल है वो यूज़ करिए, कौन सी कंडीशन में आता है वो,
और कितनी क्वांटिटी में आप एक दिन में यूज़ भी करते हैं उसको, वो सब पूरी जानकारी, बेसिक जानकारी आप थोड़ा एक अपने लिए नोट करिए और वो रिकॉर्ड करके आप उसको अपनी जानकारी के लिए अपनी लैंग्वेज में, अपने उसमें सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर आप ये भी नोट करिए कि वहाँ से वो शिपमेंट प्लांट में कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, कैसे कौन सी प्रोसेस है जिसमें हो रहा है उस प्रोसेस में कौन सी इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, वो कितना एक बार में लगता है, दिन में कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो सब पूरी एक बार थोड़ा सा आप जानकारी नोट करिए। उसके बाद में आप आएंगे प्लांट में। प्लांट में आप जो इक्विपमेंट्स हैं उन इक्विपमेंट का आप पूरा डिटेल इकट्ठा करिए। मसलन कि उसमें जो भी मान लो 10 इक्विपमेंट्स है जहाँ से वो प्रोसेस हो रहा है, उन 10 इक्विपमेंट्स का पूरा वो निकालिए डिटेल इन द सेंस कि आप देखिए कि वो मशीन कौन से टाइप की है, कौन से मैन्युफैक्चरर की है, उसमें क्या उसकी रेटेड स्पीड है, वो किस कैपेसिटी के लिए बनाई गई है, किस स्पीड पे काम करती है। ऐसा जो भी जितने भी इक्विपमेंट है आप उनका टेक्निकल जो वहाँ फिजिकली आप देख रहे हैं उनको वो देखिए और उनका एक बेसिक वो बनाइए कि भाई इतना मशीन से हमारे पास में 1 से लगा के 10 तक, और ये मशीन ये कैपेसिटी की है, इस रेटिंग के, इस मैन्युफैक्चरर्स की हैं, और ये इस ऑपरेशन को कर रही हैं। मतलब एक पर्टिकुलर उस पर आप जो वहाँ पर गाइड है उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसके आगे वाली प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, और इसमें क्या होता है क्या। फिर आप ये भी नोट करिए कि वहाँ पर जो रॉ मटेरियल आया वो रॉ मटेरियल कितनी प्रोसेस से जो गुजर रहा है, तो उस दौरान उस इंटरमीडिएट प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है और उनमें उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर मशीन पर कोई चीज़ आई है और वहाँ पर कोई एक प्रोसेस एक्स चल रही है, वो एक्स चल रही है, उसके बाद में फिर वो वाई आगे वाली जगह पे जाएगा और वाई प्रोसेस आएगा, फिर उसके बाद जेड प्रोसेस आएगी, कुछ भी एक्स वाई जेड प्रोसेस होती है। उन प्रोसेस को आप फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो वहाँ पर क्या प्रोसेस हुई, वहाँ पर क्या डिफेक्ट हुए, वहाँ पर क्या क्वालिटी चेक हुआ, या फिर जो भी मतलब प्रोसेस हुई उसमें क्या पैरामीटर्स यूज़ किए गए हैं, उन सबको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो रिकॉर्ड्स को आप समझिए। अगर पॉसिबल हो तो आप उनका एक वो भी ले लीजिए, स्नैपशॉट भी ले सकते हैं अपने लिए कि ये फॉर्मेट यूज़ हो रहा है, ये उसके अंदर ये फिलअप करते हैं, ये डेटा फिलअप करते हैं, प्लस जो प्रोसेस हो रही है उसमें क्या बेसिकली हो सकता है कि कोई प्रोसेस जिसमें 25-50 पैरामीटर भी हो रहे होंगे, एटलीस्ट आप जो कम से कम 2-4-5 पैरामीटर्स जो जिनको मॉनिटरिंग किया जाता है, जो उसकी क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं या उसकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, उन डेटा के बारे में या उन इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो रहे हैं, पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ अपने लिए जानकारी कम से कम नोट करिए। तो आपको कुछ जानने को मिलेगा कि ये प्रोसेस कंट्रोल कैसे हो रही है। उसके बाद में आप उस प्रोसेस से आगे आते हैं। आगे आने के बाद में फिर वो कैसे फाइनल रूप में प्रोडक्ट निकल रहा है बाहर, और उसके अंदर जो जब वो रॉ मटेरियल या तो मिक्स हो रहे हैं, कुछ भी होके फिर फाइनल प्रोडक्ट बना है, तो वो बनने के बाद में उसकी क्या प्रॉपर्टी में क्या चेंज आया है, या जो भी मतलब उसका जो अल्टीमेट एम जो था उसको बनाने का प्रोडक्ट,
तो वो क्या है वो आप नोट करिए सब पूरा। कुछ ही हो सकता है कि दो प्रोडक्ट मिलके और तीसरी चीज़ बनती है, तो ये एक नेचुरल चीज़ है। तो आप उसमें क्या परिवर्तन आया, उसकी क्या प्रॉपर्टी में चेंज हो गया, और उस जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को करने का बेसिक पर्पज़ क्या था, तो ये भी आप नोट करिए। फिर वो जब वहाँ से निकलता है प्रोडक्ट, फिर पैकिंग में जाएगा, पैकिंग में क्या पैकिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है, क्यों उस पर्टिकुलर पैकिंग मटेरियल को यूज़ किया जा रहा है, क्यों उस पैकेजिंग प्रोसेस जो है यूज़ हो रही है, उसको पूरा ज़रा समझिए कैसे हो रहा है प्रोसेस। फिर पैकिंग होने के बाद में वो डिस्पैच होता है, डिस्पैच से कैसे मतलब डिस्पैच करने के पहले वो वेयर हाउस में आता है, वहाँ इकट्ठा वो उसको स्टैकिंग किया जा सकता है या कुछ भी कैसे भी रखा जा सकता है। तो वो सब आप उस प्रोसेस को एक आप समझने की कोशिश करिए। अच्छा, अभी ये सब आपने एक पूरा इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी इकट्ठी की और आपने उसको प्रोसेस को समझा है, उसको नोट किया है। अभी आप ये अपने ऑब्जर्वेशन से देखा है आपने। अब आप ये देखिए कि आपके प्लांट को जो प्रोसेस हो रही है उसको वो करने के लिए क्या यूटिलिटीज़ यूज़ हो रही हैं, वो देखिए आप। जैसे कोई भी प्लांट के अंदर बहुत सारी यूटिलिटीज़ यूज़ होती हैं। जैसे आपके प्लांट में कंप्रेस्ड एयर यूज़ हो सकता है, गैस नेचुरल गैस या एलपीजी या कोई भी दूसरी वो यूज़ हो सकती है। यूटिलिटीज़ में आपकी बॉयलर भी यूज़ हो सकते हैं। आपके यहाँ पर पानी का कितना रिक्वायरमेंट होता है वो भी आप देख सकते हैं। वाटर यूज़ होता है, सॉफ्ट वाटर भी हो सकता है। फिर आपके यहाँ पर हो सकता है कि एयर कंडीशनिंग यूज़ होता हो प्लांट के अंदर, या डस्ट कंट्रोल के लिए एयर ह्यूमिडिफिकेशन और हैंडलिंग यूनिट्स भी हो सकते हैं, जो नॉर्मली फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के अंदर भी होते हैं और दूसरी बहुत सारी प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर भी होते हैं। फूड पैकेजिंग जो होता है एक्चुअल पैकिंग या वो जहाँ पैकेजिंग मटेरियल बनाया जाता है वहाँ भी ये यूज़ होता है। तो आप वो उन यूटिलिटीज़ को भी नोट करिए कि क्या यूटिलिटीज़ यूज़ होती हैं और किस मात्रा में यूज़ होती हैं। अगर एयर कंडीशनिंग है तो एयर कंडीशनिंग का भी डिटेल नोट करिए, कितना टन का आप वो यूज़ करते हैं। अगर रेफ्रिजरेशन प्लांट है तो उसका वो भी टनेज कितना टन का रेफ्रिजरेशन प्लांट्स हैं आपके यहाँ पर। जो भी बॉयलर है तो उसका कैपेसिटी क्या है, पर आवर क्या कैपेसिटी है, किस प्रेशर पे आप स्टीम यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेगी। अभी आप ये करने के बाद में आप ये देखिए कि यहाँ पर हाँ एक यूटिलिटी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, और आपके यहाँ पर कैप्टिव पावर प्लांट भी हो सकता है, या फिर जनरेटर सेट्स भी हो सकते हैं बड़े। तो बहुत सारी प्रोसेस इंडस्ट्री होती है जिनमें कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो कंटिन्यूस उसमें ऑन रखना पड़ता है, तो उनको बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए पावर फेलियर जो है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है उसमें। तो डीजी सेट इमीडिएटली चालू होंगे, या फिर कुछ जगह पे मैंने ये भी देखा कि वो डीजी सेट पे ही चलते हैं। स्पेशली हरियाणा वगैरह में ऐसा होता है। अब आज की तारीख में होता है नहीं, लेकिन पहले हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पर पावर फेलियर बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। फिर अब ये आपने हो गया एक सरसरी नज़र आपने कोशिश की है कि आप कैसे वो ये इंडस्ट्री के अंदर यूटिलिटीज़ और सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो एक बेसिक जानकारी आपने इकट्ठी की। अब आप एक काम करिए कि आपके यहाँ पर कितना पावर यूज़ होता है वो आप नोट करिए। फिर कितना यूनिट्स आपके यहाँ कंज्यूम होती है, आप ये एक
चार्ट बनाइए कि आपके यहाँ पर जो टोटल एनर्जी यूज़ होती है उसमें टॉप 5 जो हाई एनर्जी यूज़ करने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए, तो आपको पता लगेगा कि हम मान लो 2000 किलोवाट के वी पावर यूज़ करते हैं और उसमें से मान लो आपका 1000 के वी जो है वो खाली 5 आइटम यूज़ होता है, तो आपको एक वो पता लगेगा कि भाई हमारा जो पावर इंटेंसिव जो इक्विपमेंट्स हैं वो कौन से हैं। ये भी आपको एटलीस्ट होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। प्लस आप एनर्जी कितना यूज़ कर रहे हैं हर महीने, आप चाहें तो भले लेटर स्टेज पे या अभी भी कर सकते हैं कि आप एक रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पर यूनिट से मान लो किसी कंपनी में पर टन हो सकता है या पर नंबर्स हो सकते हैं 1000 पीस या जो वटेवर, मतलब तो उसमें आप कितना पावर एक्चुअली यूज़ करते हैं, तो वो भी आप एक आपको टेक्निकल फिगर मिलेगा जो आपको एक इंजीनियर होने का एहसास दिलाएगा। अभी आप जो यूटिलिटीज़ आपके यहाँ यूज़ होती हैं उन यूटिलिटीज़ का आप एक वो चार्ट बनाइए कि आपके यहाँ जो यूटिलिटी हो रही है उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं और उसमें क्या उनकी रेटिंग्स हैं, क्या पावर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल एयर कंप्रेसर है तो आप एयर कंप्रेसर का उसका पावर नोट करिए, कितना उसका कैपेसिटी है, CFM कितना है उसका, वो नोट करिए आप। फिर बॉयलर है तो आप उसका वो भी पर आवर कितना स्टीम जनरेट करता है और किस प्रेशर पे जनरेट करता है। प्लस अगर मान लो आप वाटर यूज़ करते हैं तो आप पर डे कितना वाटर यूज़ करते हैं, कितना आपका पॉल्यूटेंट जनरेट करते हैं आप, अगर मान लो जनरेट करते हैं तो पॉल्यूशन में आप एयर पॉल्यूशन भी कर सकते हैं या फिर वाटर पॉल्यूशन भी कर सकते हैं। दोनों के आपके पास में डेटा भी होंगे। अगर जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं या डेयरी इंडस्ट्री होती है दूसरी ऐसी, वो वाटर पॉल्यूटेंट भी बनाती हैं, तो उनका भी आपको एक वो उसका एक टेक्निकल अपना अलग क्राइटेरिया होता है वो करने के लिए, सब BOD और COD से डिफाइन होता है। तो वो आप टेक्निकल जब उस फील्ड में जाएंगे पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गया आपको पूरे प्लांट के बारे में एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी इससे। और ये करने के बाद में आप पूरा जब इक्विपमेंट देख के आते हैं तो जैसे हाँ, इसमें यूटिलिटी में एक चीज़ और भूल गया था मैं आपको कि बताना चाहता था कि जैसे आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन है उसके अलावा उसमें ट्रांसफार्मर भी यूज़ होंगे, तो ट्रांसफार्मर्स की आपकी कैपेसिटी क्या है, वो सब पूरा ये जानकारी जब आप इकट्ठी करेंगे, बड़ी बड़ी मोटर्स कितनी यूज़ होती हैं, उन मोटर्स का कितना हॉर्स पावर है, बड़े इक्विपमेंट को चलाने के लिए कितनी मोटर्स लगती हैं और उनका हॉर्स पावर कितना है, कौन से टाइप की मोटर्स हैं, ये सब जानकारी आप एक बार थोड़ा सा वो देखेंगे ना सरसरी नज़र से भी, तो आपको ये महसूस होगा पहली बार के साथ आपने जो पढ़ा है वो उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखा है। तो आपके 2 दिन जो हैं वो इस ट्रेनिंग में निकल जाएंगे और इस ट्रेनिंग से आपको बहुत कुछ मिलेगा। मुझे उम्मीद है ये आपको काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और पसंद भी आया होगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको आगे की जो ट्रेनिंग है, जो अगले 4 पार्ट हैं जिसमें 3rd 4th डे, 5th 6th डे, 7th 8th एंड 9th 10th डे, तो इनमें आप कौन सी एक्टिविटी ले सकते हैं वो मैं आपको पूरा उसमें चेकआउट करके बताऊंगा। और आई एम क्वाइट श्योर कि इन 10 दिनों की अगर आप ट्रेनिंग पूरी लेंगे जो मैं शेड्यूल कर रहा हूँ उसके हिसाब से, तो आप प्लांट के अंदर कोई भी चीज़ आपसे बची हुई नहीं रहेगी जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। और इतना पूरी जानकारी लेने के बाद में तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि आप बरसों से इस प्लांट में काम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इसको वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।